अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। यकीनन ठीक होना चाहिए। अच्छा, आज का काम हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बताया था लास्ट टाइम ना, हमने जो बात की थी, हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं और जल्दी से हमने उनकी डोमेन और रेंज लिखी थी। ठीक है, मज़ीद डिटेल में बात नहीं की थी, इसलिए नहीं की क्योंकि ये हमने फ़र्स्ट ईयर की क्लास में हम इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जस्ट क्योंकि उसको हम एज ए यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए एक बार रिवीजन के लिए, रिकॉल के लिए दोबारा से बता दिया। जैसे ये आपके सामने हमने फंक्शन लिखे थे, साइन, कॉस, टेन, कोसेकेंट, सेकेंड और कॉट। ठीक है, ये इनके सामने आपके पास डोमेन लिखी और साथ ही क्या लिख दी, रेंज लिख दी। ठीक है, आज हम देखेंगे कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनकी डोमेन क्या होती है और उनकी रेंज क्या होती है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं इनको हम प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं, जैसे प्रिंसिपल साइन, प्रिंसिपल कॉस, प्रिंसिपल टेन। ठीक है, इस तरह से कहते हैं। आज हम उनकी डोमेन और रेंज देखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप किसी भी फंक्शन को इन्वर्स करते हो ना, तो इन्वर्स में क्या होता है कि जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है, जो रेंज होती है वो क्या बन जाती है, डोमेन बन जाती है। ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसा क्यों नहीं होता? कुछ चीज़ें तो बन जाती हैं, कुछ नहीं बनती, क्योंकि हम इनको ना प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जब प्रिंसिपल में करते हैं तो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना, वो थोड़ी सी लिमिटेड हम रख लेते हैं। ठीक है, मतलब उनकी तमाम जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जैसे साइन है, आप देखिए पूरे रियल नंबर पे डिफ़ाइन है। ठीक है, लेकिन जब साइन इन्वर्स करेंगे तो वो पूरे रियल नंबर पे डिफ़ाइन नहीं होगा। तो आज हम क्या सीखेंगे कि जो साइन है आपके पास, साइन इन्वर्स है, मतलब जब साइन को आप प्रिंसिपल साइन बोलोगे, प्रिंसिपल साइन की डोमेन क्या होगी। ठीक है, और इसी तरह से रेंज प्रिंसिपल साइन की वही रहेगी -1 से 1 तक। ठीक है, जब हम इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स बेसिकली प्रिंसिपल साइन का कर रहे होते हैं, साइन का नहीं करते। इसी तरह से कॉस जो है, प्रिंसिपल कॉस का इन्वर्स फाइंड करते हैं। ठीक है, डोमेन रेंज उसके रिस्पेक्ट से चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमने आपके सामने लिख दिया, फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, सबसे पहले हम इन्वर्स फंक्शन है तो साइन इन्वर्स ऑफ थीटा। क्यों, देखिए वैसे तो हम आमतौर पे साइन इन्वर्स एक्स लिखते हैं, उस केस में मैंने लास्ट टाइम थीटा लिखा था, इसलिए यहाँ पे भी थीटा इंसर्ट कर देता हूँ, साइन इन्वर्स ऑफ थीटा। अब हम देखते हैं कि साइन इन्वर्स ऑफ थीटा की डोमेन क्या होगी। तो साइन इन्वर्स ऑफ थीटा की डोमेन स्टूडेंट, ये जो इसकी साइन की रेंज थी, ये इसकी अब डोमेन बन जाएगी। ठीक है, तो साइन इन्वर्स ऑफ थीटा की डोमेन क्या होगी, -1 से 1 तक हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज जो आपके पास प्रिंसिपल साइन की डोमेन होगी वो इसकी रेंज हो जाएगी। प्रिंसिपल साइन की डोमेन क्या होती है, प्रिंसिपल साइन की डोमेन होती है -90 से +90 तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो रेंज हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी। अब इस केस में यहाँ पे अगर मैं इसको y इक्वल टू क्या देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ थीटा, तो रेंज इसकी क्या बन जाएगी, y रेंज बन जाएगी y ग्रेटर आर इक्वल टू -π/2 और लेस आर इक्वल टू +π/2। ठीक है, दूसरा कॉस इनवर्स ऑफ थीटा, उसकी भी डोमेन वही होती है कि जो उसकी कॉस की रेंज थी वो उसकी अब डोमेन इन्वर्स में आके डोमेन हो जाती है। ठीक, -1 से 1 तक। रेंज की जब बात करेंगे, इसकी रेंज को एक तो ऐसे लिखा जा सकता है 0 से π तक, या फिर ऐसे भी लिख लो कि 0 से π तक। ठीक होगी बात, कि आप जो प्रिंसिपल कॉज है उसके अंदर वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं, 0 से लेके 180 तक पुट कर सकते हैं। ठीक, टेन की बात करते हैं, टेन इनवर्स थीटा। टेन इनवर्स थीटा में आप देख सकते हैं जो टेन की रेंज होगी वो टेन इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। तो मतलब इसकी डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। रेंज की बात करते हैं, इसकी रेंज जो होती है वो यही होती है जिस तरह से साइन की होती है, 90 से लेके +90 तक। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा फ़र्क होता है, क्योंकि जो साइन होता है वो 90 पे भी डिफ़ाइन होता है, +90 पे भी डिफ़ाइन होता है। लास्ट टाइम पे हमने बात की थी कि जो टेन है 90 पे डिफ़ाइन नहीं होता, अनडिफ़ाइन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप फ़र्क देखें, यहाँ पे बीच में देखें इक्वलिटी का साइन है, यहाँ पे टेन में इक्वलिटी का साइन नहीं है। y ग्रेटर देन π/2 लेस देन π/2। ठीक है, कि -π से
π/2 से +π/2 तक है, -90 से +90 तक है, लेकिन उसमें -90 भी नहीं है, +90 भी नहीं है। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो बीच वाले नंबर आते हैं उनको लिखना है। अब दूसरा इंटरवल की फॉर्म में मज़ीद ऐसे भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे? ऐसे, ये देखें -π/2, π/2। यहाँ पे ऊपर हमने दोनों जगहों पे स्क्वायर ब्रैकेट इंसर्ट किया है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लिख दी है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये होता है ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये इंक्लूडेड नहीं है, इसके अलावा सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक। चौथा फंक्शन है y = कोसिकेंट इनवर्स थीटा। आपने यहाँ से देखना है कोसिकेंट थीटा की रेंज देखें -∞ से -1 तक, फिर 1 से +∞ तक। -1 और 1 के बीच वाले नंबर नहीं आते। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? कोसिकेंट इनवर्स की, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? यहाँ से आप देख सकते हैं -∞ से -1 तक यूनियन 1 से +∞ तक। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं, इन्फिनिटी के साथ स्मॉल ब्रैकेट है, -1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। इसका मतलब ये वाला शामिल है लेकिन ये शामिल नहीं है। सिमिलरली ये शामिल है 1, लेकिन ये लास्ट वाला इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अब हम देखते हैं कोसिकेंट इनवर्स ऑफ थीटा की रेंज क्या होगी। ठीक है, देखिए कोसिकेंट इनवर्स की रेंज की बात करेंगे, क्योंकि कोसिकेंट अगर आप थोड़ा गौर से देखें साइन का उलट होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब जो रेंज साइन की होगी वही इसकी भी रेंज होगी, साइन इनवर्स की। लेकिन एक थोड़ा सा इशू है कि ये जो -90 से +90 के बीच में अगर कोई ऐसा नंबर है जहाँ पे साइन 0 होता है, वहाँ पे कोसिकेंट तो डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 1/0 आपके पास इन्फिनिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप कोसिकेंट की रेंज की बात करेंगे तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? y > -π/2 < π/2 बट y ≠ 0। यहाँ पे आपने 0 को छोड़ देना है। ठीक है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 के अलावा बाकी सारे नंबर मौजूद हैं। अगर आप दूसरी फॉर्म में लिखें, ऐसे लिख सकते हैं -π/2 से लेके 0 तक यूनियन 0 से लेके +π/2 तक। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 के अलावा बाकी सारे नंबर शामिल हैं। ठीक है, आपने 0 को शामिल नहीं करना, 0 के अलावा -90 से +90 तक सारे नंबर शामिल हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड की, y = सेकंड इनवर्स ऑफ थीटा। जब आप सेकंड की बात करोगे तो सेम जो सेकंड थीटा की रेंज थी वो यहाँ पे सेकंड इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। सेकंड इनवर्स की डोमेन की क्या हो जाएगी? सेकंड इनवर्स थीटा की डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से +∞ तक। अब हम इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज इसकी क्या हो जाएगी? रेंज इसकी, क्योंकि देखिए ये जो सेकंड है बेसिकली 1/cos होता है, लेकिन उसके बीच में वो वाले नंबर निकाल देने जहाँ पे cos 0 होता है। जिन नंबर पे cos 0 होता है वो नंबर हमने निकाल देने। अब हमें मालूम है कि ये देखें > 0 < π 180, लेकिन आपने देखना है 0 से 180 के बीच में इतने कौन से नंबर हैं और कितने नंबर हैं जिन पे cos 0 होता है। तो आंसर क्या मिलेगा कि सिर्फ एक ही बीच में नंबर है कि जो जिस पे cos 0 होता है। cos 90 पे 0 होता है। 90 के अलावा इस दौरानिया में कहीं पे भी आपको cos 0 आंसर नहीं देगा। तो इसका मतलब y क्या नहीं होना चाहिए? 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेकंड इनवर्स ऑफ थीटा है इसकी डोमेन रेंज क्या हो जाएगी? रेंज इसकी क्या बनेगी कि 0 से 90 के साथ क्या हो जाएगा? स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यूनियन 90 से लेके 180 तक, ये इसकी आपके पास रेंज है। लास्ट अब रह गया कॉट इनवर्स, y = कॉट इनवर्स थीटा। यहाँ पे अब हम देखेंगे जो यहाँ पे देखो कॉट की रेंज थी वही आपके पास कॉट इनवर्स की डोमेन बन जाएगी। तो डोमेन इसकी क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर है। यहाँ पे जो आपने रेंज लिखी 10 की, कॉट की भी सेम वही होगी, लेकिन उसके बीच में से वो नंबर निकाल देने जिन नंबर के ऊपर 10 0 होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 10 0 किस पे होता है? 0 पे 0 होता है, -90 और +90 के बीच में, लेकिन इसके दौरान -90 और +90 शामिल नहीं है। इसका मतलब कॉट इनवर्स की जो रेंज बनेगी वो क्या हो जाएगी? y > -π/2 < π/2 बट y ≠ 0, कि y 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा सारे हो सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने दोबारा से एक बार इसको रिवाइज किया, रिकॉल किया
कि ये हमने फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें स्टडी की थी, उनको दोबारा से रिकॉल कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज देखी, उसके साथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन रेंज देखी। ठीक है, अब याद रखिएगा कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज किस पे डिफाइन होती है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है वो प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बेस पे डिफाइन होती है। ठीक है, सबसे पहले हम प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन लिखते हैं, उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज लिख लेते हैं। ये जो सारा आपके सामने लिखा हुआ है, अगर आप इस कॉलम को देखें, ये कॉलम तो सेम यही वाला कॉलम उठा के लिखा हुआ है, ठीक है, रेंज वाला, लेकिन ये वाला कॉलम चेंज है, मतलब ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं आई। ये चीज़ क्यों चेंज है? ये चीज़ आपके पास प्रिंसिपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन है। आपसे कोई भी पूछे कि प्रिंसिपल साइन की डोमेन क्या है, तो आपने क्या बताना है, इन्वर्स की नहीं बात करो, प्रिंसिपल साइन की। ठीक है, तो आपने क्या बताना है कि -90 से +90। प्रिंसिपल साइन कॉस की डोमेन क्या है, 0 से 180। प्रिंसिपल टेन की डोमेन क्या है, प्रिंसिपल टेन की डोमेन। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 1-2 को, उसके बाद आपने बाकियों को देख लेना है। 1-2 को लिख लेता हूँ, ये देखिए, डोमेन ऑफ प्रिंसिपल साइन इज -90 to +90। स्टूडेंट ये लाजमी याद रखिएगा। इसी तरह से डोमेन ऑफ प्रिंसिपल कॉज इज फ्रॉम 0 to 180। डोमेन ऑफ प्रिंसिपल टेन इज -90 to +90, लेकिन इसमें 90 शामिल नहीं है, -90 भी नहीं है, +90 भी नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम आपको ले जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? ठीक है, असल में आपको क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, पहले सीखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को स्टडी करेंगे। असल हमारा टारगेट क्या है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में स्टूडेंट याद रखिएगा, जो हमारा टारगेट है वो है हाइपरबोलिक फंक्शन को स्टडी करना। हाइपरबोलिक की वजह से हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक को पढ़ा, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टडी करने लगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? द फंक्शंस in which the independent variable appears in the exponent। एक्सपोनेंट का मतलब क्या है? पावर। कि ऐसे फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे अपीयर हो रहा हो, एक्सपोनेंट में अपीयर हो रहा हो, उनको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एग्जांपल के तौर पे हम एक फंक्शन लिखते हैं f(x) = e⁻x। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम आपके सामने लिखते हैं f(x) = a⁻x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम लिखते हैं f(x) = 2x + 3 × 2x + 1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपको एक्सपोनेंट में नज़र आ रहा हो, उन तमाम फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिखते हैं f(x) = a⁻x -1, ये भी हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक होगी बात? यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये हमने जो लिखा है f(x) = e⁻x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी लिखते हैं, ये जैसे यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? बेस। और ये जो लिखा हुआ है ये क्या हमारे पास? एक्सपोनेंट है। अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन एक्सपोनेंशियल मिलता है कि जिसकी बेस e हो, ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी बेस e हो, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस तरह का फंक्शन जिसकी बेस e हो उसको हमेशा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, नेचुरल नहीं है, जनरल है। इसमें मतलब एक जगह कोई और चीज़ भी फिट हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक जगह 2 फिट हो गया, लेकिन e हमेशा एक ही रहेगा। e क्या है? e आपके पास ये जो e क्या चीज़ है यहाँ पे? वेयर e इज एन इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है और e की वैल्यू तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 2.7181 अप टू सो ऑन जाती है। ठीक है, आमतौर पे बच्चे ऐसे भी लिख लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.718 लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास e की वैल्यू होती है। तो सिंपल याद रखना है, ऐसा फंक्शन कि जिसकी बेस e हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा फंक्शन जिसकी बेस e होगी उसको हम हमेशा बोलेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टडी करने के साथ साथ ही आपको लॉगरिथमिक फंक्शन भी स्टडी करवा देते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ एक्सपोनेंट में चली जाए उसको नीचे कैसे लाया जाता है या फिर इनको डील कैसे किया जाता है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से होते हैं? सिंपल सीधी सी बात है, द फंक्शंस इन्वॉल्विंग लॉग। ऐसा कोई भी फंक्शन जिसके अंदर लॉग इन्वॉल्व हो जाए उसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के तौर पे f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग नेचुरल ऑफ x, ठीक है। ऐसे लिख दिया जाए f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a, ये भी आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। इस तरह से लिख दें f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 बेस 10 लिख दें, इसको भी लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे, ठीक होगी बात। तो ये भी आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए लॉग जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है कॉमन लॉग, दूसरा क्या होता है नेचुरल लॉग। व्हाट इज मीन बाय कॉमन लॉग? कॉमन लॉग क्या होता है? द लॉग हैविंग बेस 10, वो लॉग जिनकी बेस 10 होती है उनको हम कॉमन लॉग कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये जिस तरह से लिखते हैं लॉग ऑफ x बेस 10, इसको हम कहेंगे कॉमन लॉग। आमतौर पे कॉमन लॉग लिखने के लिए हम सिर्फ LOGX लिखते हैं। तो ये अंडरस्टूड सी बात होती है कि अगर आपने LOGX लिखा है तो इसकी बेस 10 है। याद रखिएगा कि अगर LOGX लिखा है तो इसका मतलब ये कॉमन लॉग है और इसकी बेस 10 है, ठीक है। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये लाजमी याद रखिएगा, अगर आप ऐसे कर रहे हैं 10 का लॉग ले रहे हैं, बेस भी 10 है, कि उसी नंबर का लॉग लिया जा रहा है और वही उसकी बेस है, तो हमेशा आंसर 1 आता है। नेक्स्ट नेचुरल लॉग क्या है? द लॉग हैविंग बेस ई, वो लोग जिनकी बेस ई हो। कौन सा ई? यही वाला ई, ये वाला ई, ठीक है। वो लोग जिनकी बेस ई हो उनको नेचुरल लॉग कहते हैं। कैसे होता है? फॉर एग्जांपल लॉग एक्स है, बेस ई है, लॉग एक्स बेस ई, इसको हम क्या लिखते हैं आमतौर? लॉग एक्स बेस ई, इसको हम क्या लिखेंगे? लॉग नेचुरल ऑफ एक्स। ये नोटेशन है, ऐसे लिखा जाएगा, एल लिखा जाएगा। तो क्या रीड करते हैं? लॉग नेचुरल ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है लॉग नेचुरल, मतलब बेस इसकी ई है। एक और यहाँ पे बात याद रखिएगा, अगर आप ऐसे ले रहे हैं LOG लॉग ई का ले रहे हैं, बेस भी ई है, तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब क्या होगा? वो नंबर जो बेस में भी हो उसी का लॉग लिया जाए तो आंसर हमेशा 1 होता है। मतलब आइंदा आपने क्या याद रखना है? नेचुरल लॉग ई हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। नेचुरल लॉग ई 1 के इक्वल होता है। ये आगे हमारे लिए ज़रूरत पड़ेगा इंशाल्लाह, आगे वाले चैप्टर्स में हम इनको यूज़ करेंगे। नेचुरल लॉग ई इक्वल टू 1, वहाँ पे आपने इसको याद रखना है।